स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है सभी सब्जेक्ट्स का। आप फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। आप जाकर के देख सकते हो कि आपको पढ़ना क्या है। आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जाकर के आपको देख सकते हो। हमने जियोग्राफी के सिलेबस डाला हुआ था और जियोग्राफी पर रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने आ चुकी है। एंड ये हमारी दूसरी वीडियो, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, अगर नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत और कैसे कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें आज हम पहले सिद्धांत के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के पहला सिद्धांत जो है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के बनने के पीछे ज्वारीय जो परिकल्पना है, ये काफी दिनों तक महत्वपूर्ण रही। बहुत दिनों तक इसको मान्यता प्राप्त रहा। तो अगर इसके बारे में बात करें तो जेम्स जीन्स ने 1919 में यह परिकल्पना दिया हुआ था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी पृथ्वी बनी और हमारी पृथ्वी जो आज है और हमारी पृथ्वी से आसपास जितने भी ग्रह हैं या हमारी पृथ्वी जो एग्जिस्ट करती है, इसका एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से क्या हुआ, उस सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है इस परिकल्पना में। और बाद में चल करके संशोधन किया जेफरीन ने, इनकी इस परिकल्पना में कुछ कमियां आई। उन कमियों को संशोधित करके जेफरीन ने 1929 में एक परिकल्पना प्रस्तावित किया, जो कि यही परिकल्पना बस उसमें कुछ संशोधन किया हुआ था। तो आओ समझते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्वारीय परिकल्पना क्या है, जेम्स जीन्स ने कौन सी परिकल्पना, कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था और वो किस हद तक सही है, कितना सही है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ज्वारीय परिकल्पना में जेम्स जीन्स ने क्या बताया कि सूर्य था हमारे। सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, बट वो नजदीक होने की वजह से हमें बड़ा दिखाई देता है और तारे दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो सूर्य के समीप एक दूसरा तारा सूर्य की तरफ चला आ रहा था। एक तारा था यहां पर जो क्या हो रहा था, सूरज के जो लेवल है यानी कि सूरज की जो लेंथ है उससे काफी बड़ा था ये तारा, और ये मूव कर रहा था सूरज की तरफ। ये आ रहा था क्या, सूरज की तरफ ये बढ़ता हुआ आ रहा था। अब जब ये धीरे धीरे सूरज की तरफ आता है, सूरज आपको पता है आग का गोला है, गैस से भरा हुआ है, हीलियम गैस का बना हुआ है गोला है जो सूरज है हमारा, तो गैस बना हुआ था। जब ये जो तारा है ये पृथ्वी की तरफ, और जब ये जो तारा है ना ये सूर्य की तरफ बढ़ा। अब जब तारा सूर्य की तरफ बढ़ता है तो इसमें ज्वार उत्पन्न होता है। फॉर एग्जांपल ज्वार, जैसे आप समझ सकते हो कि अभी हमारी पृथ्वी पर ज्वार आता है जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के समीप आता है, नजदीक में आता है। चंद्रमा जब बड़े आकार में हमें दिखाई देता है तो पानी में हमारा समुद्र जो है उसमें ज्वार उठता है। सेम इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए इस ज्वारीय परिकल्पना को दिया हुआ है जेम्स जीन्स ने कि जैसे जैसे सूर्य के पास आता गया, इसमें क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होता है तो क्या होता है, पानी जो हमारे पृथ्वी का समुद्र का पानी वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर किसकी तरफ, चंद्रमा की तरफ। तो इसी तरह से सूरज जो है, ये सूरज के भी जो साइड के क्षेत्र थे, इधर से आ रहा था तो साइड के जो क्षेत्र थे ये क्या हो रहे थे, ऊपर की तरफ उठ रहे थे। और जैसे जैसे ये तारा नजदीक आता गया, क्योंकि तारा बड़ा था तो उसकी पावर, उसकी आकर्षण शक्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके ज्यादा आकर्षण शक्ति की वजह से जब ये सूरज के नजदीक आया, ये तारा पहुंच गया यहां पर, तो जब सूरज के नजदीक आया तो सूरज से आकर्षण शक्ति इसकी ज्यादा थी, तो इससे कुछ पार्ट्स टूट करके, इसके साइड के जो पार्ट्स थे ये पार्ट्स टूट करके इसकी तरफ बढ़े। अब सूरज से ये पार्ट्स यहां से टूटे और टूट करके इस तरह से बढ़े इसकी तरफ, लेकिन ये एकदम सूरज के सटीक सिधाई पर नहीं था कि सूरज से इसकी टक्कर हो, ये अपना अलग रास्ता था और ये इस रास्ते से होकर के गुजर जाता है और ये फिलामेंट टूट करके यहां तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपके माइंड में डाउट आ सकते हैं या जो इस परिकल्पना को लेकर के डाउट किया गया था और उसके काउंटर जवाब भी दिए गए थे। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। ये पूरा एक फिलामेंट है, इसको उन्होंने फिलामेंट नाम दिया, सिगार कहते हैं इसको हिंदी में, इसको फिलामेंट इन्होंने नाम दिया कि एक फिलामेंट टूटा और यहाँ आ गया। अब ये तारा, साथी तारा निकल गया और ये फिलामेंट यहां पर आकर के अटक गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिटर्न जो फिलामेंट है ये फिर से वापस सूर्य में क्यों नहीं चला गया। क्वेश्चन बनता है कि ये जो फिलामेंट है ये फिर से रिटर्न सूरज में क्यों नहीं चला गया। तो इसका जवाब है दोस्त, क्योंकि ये जो फिलामेंट है ये सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर आ चुका था। ये सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर आ चुका था तो सूर्य के अंदर ये समाहित नहीं हो सकता था। तो ये सूरज के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। ये जो फिलामेंट है वो अब सूरज में वापस नहीं जा सकता, तो सूरज के चारों तरफ क्या करता है, ये चक्कर लगाना शुरू कर देता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि बीच में मोटा और किनारे किनारे पर पतला क्यों है। बीच में आप देखोगे, बीच में मोटा, किनारे किनारे पर पतला, ये क्यों है।
तो इस क्वेश्चन का भी आप बड़ी इजीली जवाब दे सकते हो और आप इसको समझ भी सकते हो कि बीच में मोटा और पतला क्यों है। जैसे कि कोई चीज है, अगर इस पर दो तरह से शक्तियां लगाई जाए, इधर से भी शक्ति लगाई जाए, इधर से भी शक्ति लगाई जाए, तो क्या होगा दोस्त, ये फैल जाएगा और बीच में मोटा रह जाएगा और साइड साइड में जहां से खिंचाव पड़ेगा वो क्या होगा, पतला हो जाएगा। और यही सेम कंडीशन हुआ, इधर से इसकी आकर्षण शक्ति खींच रही थी, इधर से इसकी आकर्षण शक्ति, और बीच में मोटा रह गया और किनारे किनारे क्या हुआ, पतला हो गया। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर के, कि फिलामेंट मान लिया एक टुकड़ा टूट करके आ गया, ये पूरा बड़ा टुकड़ा है। अब इससे ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि, शुक्र, जो भी ये ग्रह है, प्लेटो, बृहस्पति, ये सब कैसे बन गए, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्त, ग्रहों और उपग्रहों के निर्माण के पीछे एक रीजन है कि जब ये पृथ्वी सूर्य से अलग होते हैं, जब तक ये सूर्य से थे, सूर्य के साथ थे, सूर्य के क्षेत्र में थे, इनको आग मिल रही थी, इनको एनर्जी मिल रही थी। जब ये यहाँ से बाहर आ गए तो ये क्या हुआ, जब ये खुले वातावरण में आ गए तो इनके ऊपर क्या हुआ, जो है धीरे धीरे ये संकुचित होने लगा, धीरे धीरे ये ठंडा पड़ने लगा, इनकी जो गैस थी वो ठोस अवस्था में आने लगी और संकुचित होने की वजह से ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया। कोई भी चीज अगर आप लोहा देख लोगे, बहुत गर्म कर दोगे और अचानक से उसको ठंडा करोगे, दैट विल ब्रेक, वो टूट जाता है। इसी तरह से ये भी क्या हुआ, जब ये ठंडा हुआ, संकुचित हुआ, जब कोई चीज गर्म रहती है वो फैली हुई रहती है, फिर ठंडे होने पर क्या होती है, संकुचित। जब ये संकुचित हुआ तो ये कई पार्ट्स में टूट गया और यही पार्ट्स, कई पार्ट्स में टूटने की वजह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, कई ग्रह बने। और इसमें जो बड़ा वाला ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति, कई पार्ट्स में टूटा और कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जो कि उपग्रह कहलाए। जैसे कि हमारे पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में टूटा और जिससे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई और ये सभी क्या हुए, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब सूरज से ये जितनी बेहतरीन दूरी पर होंगे उतना अच्छा जीवन संभव होगा, कम नजदीक दूरी पर होंगे तो ज्यादा ठंडी होगी, ज्यादा दूर हो मतलब ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा दूर होंगे तो काफी ठंडी होगी। तो जीवन संभव हुआ है पृथ्वी पर, और मंगल पर भी कहा जा रहा है जीवन संभव हो सकता है। मंगल पर कई सारे रिसर्च हुई है, आपने मूवी भी देखी होगी मिशन मंगल। तो इस तरह से ये चीजें हुई। तो ये तो था किनका संविधान, जो परिकल्पना था ये जेम्स जीन्स की परिकल्पना थी, जो कि उन्होंने 1919 में दिया हुआ था। अब इस पर कई सारे काउंटर क्वेश्चंस आने लगे और इन काउंटर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए इस परिकल्पना में इन्होंने क्या किया, जेफरीन महोदय ने संशोधन कर दिया कि कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी जाए जिससे कि ये क्वेश्चंस कम हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन आ रहे थे कि साथी तारा कहां चला गया, जो ये तारा आया ये क्यों इसके सूर्य के इतने नजदीक आया, क्यों सूरज की तरफ आया, क्या वो किसी दूसरे तारे की तरफ नहीं गया होगा, तो ये दूसरा तारा कहां चला गया, साथी तारा। तो जेफरीन महोदय ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये केवल एक तारा नहीं था बल्कि एक दूसरा तारा भी था, जिसको उन्होंने नाम दिया कि एक साथी तारा था। कहा कि एक दूसरा तारा था जहां पर जिसकी तरफ ये वाला तारा बढ़ रहा था, ये तारा सूरज की तरफ नहीं जा रहा था, ये इसकी तरफ बढ़ रहा था और सूरज के पास से निकला, जिसकी वजह से ये क्रियाएं हुई और यहां पर ये ग्रहों की उत्पत्ति हुई और ये आकर के इससे टकराता है। ये तारा आकर के साथी तारे से टक्कर करता है और यहाँ पर टकराने की वजह से टूटते हैं और पूरे आकाश में, पूरे अंतरिक्ष में चीजें फैल जाती हैं और कई सारे एस्ट्रॉइड हमें जो देखने को मिलते हैं। कई बार कहीं जगह पर पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड गिर गया या अलग अलग तरह पर जब अंतरिक्ष में जाते हैं एस्ट्रॉइड हमें देखने को मिलते हैं, तो वो इसी घटना के अनुसार हुआ था। इस तरह से जेफरीज महोदय ने बताया और ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, खत्म किया। लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद, इस तरह से इतना संशोधन होने के बावजूद भी कुछ समय तक तो इसको जो है मिलता रहा कि हाँ ये सही है, ये उन्होंने सटीक व्यवस्था कर दिया, ये सटीक चीजें उन्होंने बता दिया, हाँ ये सही है। कई वर्षों तक ये मान्यता मानी जाने लगी। लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ समय के अंतर्गत इतनी चेंजेज आई है, अलग अलग थ्योरीज आ गई हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के। बिग बैंग थ्योरी आपने देखा होगा, जो इस समय मॉडर्न टाइम पे एग्जिस्ट करता है और उसी की मान्यता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज आती है और जब तक उसका कोई तोड़ या उस पर कोई गलत साबित न करके कोई अपनी थ्योरी नहीं ला देता है, तब तक वो थ्योरी मान्यता में रहती है। तो इसी तरह से ये थ्योरी भी मान्यता में थी और इसकी कई तरह से समीक्षा, मूल्यांकन और आलोचना भी किया गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि साथी तारा कहाँ चला गया, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट नॉलेज नहीं जो है। जेम्स जीन्स महोदय वाले में तो कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ गया, और जेफरीज ने इसमें थोड़ा सा जो बताया कि आकर के टकरा गए, तो ये भी हजम नहीं हुआ। इस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है कि पारस्परिक टकराव की कम संभावना होती है, क्योंकि जो भी अंतरिक्ष है, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनको एक सटीक जगह पर रखा गया और इनके बीच टकराव होता रहे, इस तरह की संभावनाएं बड़ी कम दिखाई देती हैं। कि अगर ऐसे ही टकराव होते रहे, इतने सारे तारे आप देखते हो रात में आकाश में, अगर वो सब आपस में टकराते ही रहें, और आप देख सकते हो एक तारे में इतना बड़ा होता है साइज में, उसमें करोड़ों पृथ्वियां भरी जा सकती हैं, इतना बड़ा एक तारा होता है। तो वो तारे अगर आपस में टकराते रहेंगे तो फिर क्या होगा हालत।
तो टकराव की संभावना काफी कम है, जो कि जेफरीज महोदय ने बताया कि टकराव हो गया। तो इस पर भी एक डाउट उठाएगी कि टकराव की संभावना तो बहुत कम है, टकराव नहीं हो सकता, और टकराव नहीं हुआ तो साथी तारा आखिर गया क्या, कहा, इस सब पे भी क्वेश्चन उठने लगे। ये सारी आलोचनाएं धीरे धीरे आनी शुरू हुई। तीसरी आलोचना इसमें आई कि सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी इसमें अच्छे से दिखाया नहीं गया है कि सूर्य और जो ग्रह हैं इनके बीच की दूरी मतलब किस तरह से सटीक है, इस तारे के बीच की दूरी इतनी कम क्यों है, इतनी ज़्यादा क्यों है, इस तरह के बीच के दूरी के बारे में एग्जैक्ट बताया नहीं गया है। इस तरह से कई सारी परिकल्पनाएं हमें देखने को मिली। आगे के वीडियोस में हम आपको अलग अलग परिकल्पनाओं के बारे में बताएंगे कि अलग अलग विद्वानों ने इन चीज़ों में क्या आलोचना निकाल करके किस तरह से अपनी परिकल्पना दी और वो परिकल्पनाएं कितने समय तक मान्य रही और किस तरह से थी, उन्होंने क्या थ्योरीज दिया, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बी, एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। ऑलरेडी इस पर 1400 वीडियोस अपलोडेड है आपके चैनल से रिलेटेड, बीए से रिलेटेड, तो एक बार जाकर के विजिट करो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।